यह निर्विवाद सत्य है कि विवेचन और विश्लेषण के रूप में ही मनुष्य अपनी शक्ति का सार्थक, अनर्थक और निरर्थक उपयोग कर सकता है। इस उपयोग का नेतृत्व वे लोग करते हैं जो बौद्धिक दृष्टि से प्रतिभा संपन्न हैं। इसलिए प्रबुद्ध व्यक्तियों को चाहिए कि वे अपने स्वरूप तथा स्थान के अनुसार अपने दायित्व को पहचानें और अपने आसपास के वातावरण, जन समाज की मानसिक बनावट, उनके रहन सहन और रीति रिवाजों का अध्ययन करें तथा कर्तव्य निभाएं ताकि समाज में सुखद परिवर्तन लाए जा सकें। भारत की प्रगति, नैतिक मूल्यों में उत्थान इसी वर्ग की जागरूकता पर निर्भर है। राष्ट्र के लिए बुद्धि का सदुपयोग। राष्ट्रों, राज्यों और जातियों के जीवन में आदिकाल से उल्लेखनीय धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक क्रांतियां हुई हैं। उन परिवर्तनों में श्रेय भले ही एक व्यक्ति या वर्ग को मिला हो, पर सच्ची बात यह रही है कि बुद्धिजीवियों, विचारवान व्यक्तियों ने उनके क्रांति बीजों को फैलाया, जन जन तक फैलाया और सफल बनाया। सामान्य जनता में विवेचन की शक्ति नहीं होती। आहार विहार जैसे मोटे विषयों में उचित, अनुचित, संयम, असंयम, लाभ हानि का साधारण ज्ञान भी जिन्हें न हो, उन्हें व्यापक उन्नति, सार्वभौमिक परिस्थितियों और उच्चतर जीवन प्रणाली की आचार संहिता समझना और समझाना साधारण बात नहीं है। यह कार्य दो वस्तुओं में धुरी की तरह केवल प्रबुद्ध व्यक्ति ही कर सकते हैं। समुद्र अपने आप में अथाह है, अगम्य है, पर वह स्वतः धरती की प्यास बुझाने में असमर्थ है। उसके लिए मध्यस्थ बनकर जलधर बादल की आवश्यकता होती है। बादल समुद्र से जल लेकर प्यासी भूमि की तृषा को हरते हैं। भूमि सूर्य किरणों से जीवन प्राप्त कर अन्न उगा देती है। पौधे धरती से रस लेकर मधुर फल देते हैं। पहाड़ का जल लेकर नदियां चलती हैं और सारे प्रांतों में बांट आती हैं। इन मध्यस्थों का महत्व अपने उद्गम से कम नहीं, क्रिया शक्ति के सहयोग इनमें उससे कुछ अधिक ही है। प्रकट में तो वही मुख्य कारण होते हैं। यह एक सामान्य सिद्धांत है। उसके स्थूल दर्शन राष्ट्रों के इतिहास में संभव है। संसार में आज जितने प्रगतिशील देश हैं, वे सब एकाएक ही इतने समृद्ध और उन्नतिशील नहीं बन गए। उन्हें प्रबुद्ध व्यक्तियों ने उठाया है। इसके इतिहास विद्यमान हैं। रूस की सामूहिक अर्थव्यवस्था, शिक्षा, वैज्ञानिक प्रगति की मिसाल दी जाती है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस शताब्दी के पूर्व वहां के 3/4 जनता से भी अधिक लोग अशिक्षित थे, निर्धन और वैज्ञानिक क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़े हुए थे। एकाएक तीव्र परिवर्तन हुआ, जिसके पीछे बुद्धिजीवियों की एक सुव्यवस्थित क्रांति टिकी हुई है। पढ़े लिखे लोगों के त्याग, लगन और परिश्रम का चमकता हुआ अध्याय जुड़ा हुआ है। 1920 से लेकर 1960 तक केवल शिक्षा जगत में जो क्रांति हुई, उसका लेखा जोखा करते हुए विद्वान रूसी लेखक ए. पुत्को ने एक स्थान पर बताया कि 1920 में 10 लाख में से केवल 3000 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने उच्चतर स्कूल तक ही शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद प्रबुद्ध व्यक्तियों के माध्यम से
सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का संगठन हुआ और अकाल विनाश की परिस्थितियों में भी निरक्षरता उन्मूलन के पाठ्यक्रम गांवों में, क्लबों, निवास गृहों और औद्योगिक संस्थाओं में प्रसारित किए गए। तथाकथित सांस्कृतिक क्रांति का उद्देश्य राष्ट्र में वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी था। इस आंदोलन में लेनिन, कोंस्टांतिन चुइकोवस्की एवं इवान पवलोव जैसे अगुआ थे, पर सफलता का श्रेय थोड़े से व्यक्तियों को दिया जाता है, जिन्होंने समविचारक पैदा करने और सांस्कृतिक क्रांति का प्रसार करने में अथक परिश्रम और त्याग दिखाया। फल यह हुआ कि सन 1940 में 1,10,000 और 1960 तक उच्चतर शिक्षितों की संख्या 3,34,000 तक पहुंची। इन्हें विशेषज्ञ स्नातक कहा जाता है। यह उत्पादन केवल शिक्षा का है। विज्ञान, उद्योग, विकास, इंजीनियरिंग, कला, संस्कृति के क्षेत्र में रूस ने जो उन्नति की है, वह भी आज सारी दुनिया के सामने है। रूस यह बात मानता है कि यह परिवर्तन थोड़े से बुद्धिजीवियों के श्रम और सहयोग से ही संभव हुआ है। विश्व का दूसरा समृद्ध और संभ्रांत राष्ट्र अमेरिका है। वहां के सामाजिक क्षेत्र में जो तीव्र परिवर्तन हुए हैं, उसका इतिहास भी काफी पुराना नहीं है। लगभग 1910 में अमेरिका के कुल 9 व्यक्ति राजधानी वॉशिंगटन में सरकारी अनुसंधान संस्थान की रूपरेखा लेकर एकत्रित हुए थे। इन्होंने सरकार उलटने के लिए कहीं कोई बात की ही नहीं थी। संस्थान का उद्देश्य अमेरिका के कानूनी प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना था। इन क्रांतिकारी कार्यक्रमों को बुकिंग इंस्टीट्यूशन ने केवल व्यवस्थित ढांचा देकर प्रकाशित किया और उसे उभारा वहां के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने। इस अभियान ने अमेरिका में बॉब वुड, जॉन गार्डनर, चार्ली हॉर जैसे कर्मठ और प्रभावशाली व्यक्ति पैदा कर दिए। कहा जाता है कि इन लोगों ने क्रांति को वैसा ही मोड़ दिया जैसे कुछ समय पूर्व ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंटों ने किया था। चूंकि संस्थान के विषय सार्वजनिक नीति, अर्थव्यवस्था, परिवहन, निर्वाचन, कानून, सरकारी नौकरी, मालिक मजदूरों के संबंध आदि थे, इसलिए कोई भी व्यक्ति उससे अछूता न रहा और ऐसी आंधी आई कि कानूनी मामले ही नहीं, सामाजिक रहन सहन और राष्ट्रीय प्रगति में ठोस परिवर्तन हुए। अमेरिका की इस प्रगति का इतिहास भी प्रबुद्धों के पसीने से लिखा गया है। इन राष्ट्रों ने राष्ट्रीय समस्याओं, नए सृजन, नए आविष्कारों के समाधान के लिए बौद्धिक शक्ति का उपयोग किया और उससे बहुमुखी विकास का वातावरण बनाया। आज दोनों देश समृद्धि के उच्च शिखर पर हैं। क्यूबा एक छोटा देश है, उसकी शक्तियां सीमित थीं, पर बुद्धिजीवियों की शिक्षा व्यवस्था ने कमाल का इतिहास प्रस्तुत किया। जितने पढ़े लिखे लोग थे, अशिक्षितों को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ाने में लग गए। आज क्यूबा में एक भी अशिक्षित व्यक्ति नहीं मिलेगा। निरक्षरता क्यूबा से निर्वासित कर दी गई। यदि पूछा जाए किसने, तो एक ही उत्तर मिलेगा, प्रबुद्ध नागरिकों ने। चीन और जापान में भी जो राजनीतिक परिवर्तन
और सामाजिक सुधार हुए हैं, उनमें बुद्धिजीवियों का ही योगदान मुख्य रहा है। सच बात पूछी जाए तो यह है कि सृष्टि के आदि से अब तक समाज की रीति नीति, व्यवस्था आदि का संचालन प्रबुद्ध व्यक्तियों के ही हाथ रहा है। उनकी मनोदशा कैसी रही, मार्गदर्शन कैसा रहा, उपलब्धियों का स्वरूप क्या रहा, इन सब विषयों में तर्क और विवाद जैसी भी परिस्थितियां उठी हैं। उनको प्रसारित बुद्धिजीवियों ने किया। समस्त क्षमताओं की तुलना में विवेचन की क्षमता मनुष्य की बुद्धि से सबसे अधिक घनिष्ठ रूप में संबंधित है। इसलिए प्रबुद्ध व्यक्ति कठिन और मार्गदर्शक जटिल समाधानों को भी संबद्ध व्यक्ति के लिए सरल बना देता है, अथवा उसे अपने समीप वातावरण की बौद्धिक बनावट, रीति रिवाज, रहन सहन का ज्ञान अधिक होता है। इसलिए वह महापुरुषों के क्रांतिकारी कार्यक्रमों को सरल बनाकर प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा लेता है। यह भूमिका ही किसी भी देश व परिस्थितियों के उत्थान व पतन में मुख्य सहयोगिनी रही है। चाहे वह रूस की शिक्षा और सांस्कृतिक क्रांति रही हो, चाहे अमेरिका की औद्योगिक और आर्थिक क्रांति। राष्ट्र के लिए बढ़े चलें। राष्ट्र के नवनिर्माण में अनेकों घटकों का योगदान होता है। प्रगति एवं उत्कर्ष के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास चलते और उसके अनुरूप सफलताएं असफलताएं भी मिलती हैं। परिष्कृत एवं सुसंस्कृत समाज के निर्माण में समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, राजनेताओं, कुशल प्रशासकों, श्रमिकों, किसानों, अध्यापकों की भूमिका होती है। अवगति को प्रगति में, आर्थिक विपन्नता को संपन्नता में बदलने के लिए इन सभी का योगदान होना आवश्यकता है। पर एक वर्ग और भी है जिस पर समाज की प्रगति निर्भर करती है, जिससे समाज को चिंतन एवं उपयोगी विचार संपदा प्राप्त होती है, वह है मनीषी वर्ग। सामाजिक उत्थान पतन में इस वर्ग का ही अधिक योगदान होता है। हर युग की अपनी अलग समस्याएं होती हैं। उनके समाधान के लिए प्रयास भी चलते हैं। किसी समय भौतिक अभाव अधिक था, उसे दूर करने के लिए अनेकानेक प्रयास भी चले। एक सीमा तक इस दिशा में सफलता भी मिली है। समृद्धि बढ़ी है एवं भौतिक अभाव उतना नहीं रहा, पर इन दिनों सबसे बड़ी कमी उत्कृष्ट विचारों की है। मानवीय चिंतन समाज का स्वरूप गढ़ता है। वह जैसा है वैसा ही बनेगा। प्रवाह उत्कृष्ट रहा तो समाज शालीन एवं सुसंस्कृत बनेगा एवं निकृष्ट होने पर अधः पतन का कारण बनेगा। चिंतन की दृष्टि से मानव जाति का इतना अधः पतन कभी पहले नहीं हुआ है। भौतिक प्रगति का दंभ जब विचारों के आंतरिक खोखलेपन के रूप में प्रकट होता है, तो आदिकाल के मनुष्यों एवं वर्तमान प्रगतिशीलों में विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। सर्वविदित तथ्य है कि चिंतन के अनुरूप ही गतिविधियां चलती तथा भले बुरे चरित्र के रूप में प्रकट होती हैं। अभाव उत्कृष्ट सद्विचारणा का है। यदि यही रहा तो सुसंस्कृत समाज की कल्पना करना अस्वाभाविक ही है। चिंतन की इस दरिद्रता की आपूर्ति मात्र मनीषा ही कर सकती है। सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप समस्याओं के निदान की व्यवस्था बनाई जाती है। पहले मनुष्य बौद्धिक दृष्टि से इतना विकसित नहीं था। भाव प्रधान होने के कारण बौद्धिक कुटिलताओं की भी समस्या न थी। अभाव भौतिक था। उसे दूर करने के लिए
भौतिक स्तर पर ही प्रयास चलते रहे, पर इन दिनों समस्या दूसरी है। मानवीय बुद्धि का तेजी से विकास हुआ। भौतिकवाद ने मनुष्य की भाव संपदा को बुरी तरह रौंदा है। बुद्धिवाद ने प्रत्यक्षवाद के सहारे अपने को सर्वोपरि ठहराया है। बात यहीं तक सीमित रहती तो कोई विशेष समस्या नहीं थी, पर जब मानवीय गरिमा के मेरुदंड स्नेह, सहयोग, सेवा, दया, करुणा, शुचिता, समता, एकता जैसे नैतिक तत्वों की अवहेलना होने लगी, तो अनेकानेक विभीषिकाओं का प्रस्तुत हो जाना स्वाभाविक ही था। चिंतन में व्यक्तिवाद और चरित्र में भोगवाद की भरमार का परिणाम विश्व स्तर पर फैली उच्छृंखलताओं, अनैतिकताओं के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है।